Hey, hello everyone and welcome back to my channel named Learning to Learn. And yes, we were doing a lot of things lately, right? And we had this examination or test a week before, but किसी वजह से मैं ये वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी. तो यस, हमने 50 क्वेश्चंस ट्राई किए थे ऑफ सॉल्विंग एंड टुडे आज मैं उसी का सॉल्यूशन अपडेट कर रही हूँ, राइट? सो विल स्टार्ट विद दैट. एंड ये क्लास अनअकैडमी पे हुई थी. आप अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कर सकते हैं विद द नेम अदिति विनोद आर्या. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. एंड आप मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं टू गेट 10% इंस्टेंट डिस्काउंट. ओके, सो दैट यू कैन डू. नाउ ये थे हमारे रूल्स क्लास स्टार्ट करने से पहले, राइट? और वी विल बी स्टार्टिंग विथ क्विज टुडे, राइट? तो ये एग्ज़ाम एग्जैक्टली हो चुका है अनअकैडमी पे. अगर डाउट्स हैं तो उसके सॉल्यूशन मैं आज लेकर आई हूँ. ओके, एंड सॉरी फॉर द लेट अपलोड. नाउ द कैपिटल दैट इज कंज्यूम बाय एन इकोनॉमी और अ फर्म इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको इमीडिएटली इसका आंसर मिल सकता है, राइट? सोचिए इसका आंसर. ऑफ कोर्स डेप्रिसिएशन. द कैपिटल दैट इज कंज्यूम बाय द इकोनॉमी, ये एक ऐसी अमाउंट जो प्रोडक्शन के लिए कंज्यूम किया जाता है, प्रोडक्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन, राइट? ये आप एलिमिनेशन के मेथड से भी कर सकते थे, क्योंकि एलिमिनेशन में आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली वो पूछ क्या रहा है या वो बोलना क्या चाहता है, राइट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Who propounded the opportunity cost theory? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी किसने बनाई है? ये क्वेश्चन पूछा है. बहुत सिंपल है, सोचिए समझिए आंसर करिए. ओके, द करेक्ट आंसर इज ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर डी, हेबलर, राइट? तो इन्होंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी इंटरनेशनल ट्रेड में दी थी. ओके, नाउ नेक्स्ट वन. The horizontal demand curve parallel to x-axis implies that the elasticity of demand is, right? तो exactly बोलना क्या चाह रहा है कि अगर horizontal demand curve है, horizontal मतलब something like this, right? Parallel to x-axis, इसका मतलब कौन सी elasticity है वो ये पूछ रहा है. Now, of course, it is infinite, right? So that is the correct answer. Next question. An individual demand curve slopes downwards to the right. क्यों downward flow करता है ये पूछा है. ओके, वेरी सिंपल आंसर डी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि सब्सटीट्यूशन इफेक्ट होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल इफेक्ट होता है और इनकम इफेक्ट भी होता है, तभी ये सारी चीज़ें एक साथ काम कर पाती हैं, राइट? तो अगर ये सारी चीज़ें एक साथ हो तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है समझना. फाइन. तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व हमेशा नेगेटिव में इसलिए स्लोप करती है क्योंकि 3 चीज़ें होती है जो उसको अफेक्ट करती है, दैट इज सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, यूटिलिटी इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन. इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफाइंड एज अ रिस्पॉन्सिवनेस. कि अगर आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक्सप्लेन करना चाहते हो तो उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, ये क्वेश्चन है. ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन. ऑफ कोर्स चेंज इन quantity demanded due to change in income, right? So the correct answer would be of course option number A, right? Next question. The supply of goods refers to stock availability of sale. ठीक है, तो ये पूछा है, बहुत सिंपल है. The supply of goods refers to, the supply of goods refers to उसका मतलब क्या होता है ये पूछा है. ओके, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये सारी चीज़ों को एक साथ क्या करता है, कंसिडर करता है. ऑप्शन नंबर डी शुड बी द करेक्ट आंसर, राइट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, Question number 7.
द कॉस्ट ऑफ वन थिंग इन टर्म्स ऑफ ऑल्टरनेटिव गिवन अप इज कॉल्ड, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। Of course, opportunity cost is the correct answer. Next question. The economist objectives to monopoly rest on which of the following grounds? इसका मतलब अगर monopolist को the economist objectives to monopoly rest in which of the following grounds, right? So ये सोचना है हमें कि मोनोपोली क्यों ऑब्जेक्ट करना चाहिए या मोनोपोली किस वजह से हमें नहीं कंसिडर करनी है, मोनोपोली व्हाई इट इज रॉन्ग, राइट? तो ये क्वेश्चन पूछा है। Okay, for this the correct answer is of course option number D. A and B both are correct. The economist objections to monopoly rest on which of the following? क्योंकि अगर मोनोपोली होगा तो वो अपनी प्राइस इंक्रीज करेगा और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेने की कोशिश करेगा, राइट? वेयर एज अगर इससे वेलफेयर का भी लॉस होता है, राइट? तो वो पर्सन ही वेल्दी बनता जाता है और सबको प्रॉब्लम होती जाती है और कंपटीशन नहीं रह पाता, राइट? सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई मोनोपोलिस्ट इज ऑब्जेक्टेड, राइट? क्योंकि उसका ऑब्जेक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which of the following market structure the degree to control over the price of his product by firm is very large? मतलब किस मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट की प्राइस को कंट्रोल किया जा सकता है, ये पूछा है, राइट? ऑफ कोर्स करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही सेलर है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है, किसी के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, तो क्या होगा? सबको सेल करना, मतलब सबको एडजस्ट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द मोनोपोली पर्सन, राइट? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मोनोपोली इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, डिमांड फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वेरी सिंपल। ऑफ कोर्स द करेक्ट आंसर इज डिराइव्ड डिमांड। ये क्यों होगा ये हम समझेंगे। अगर डिराइव्ड डिमांड, जॉइंट डिमांड, कॉम्पोजिट डिमांड में डिफरेंस नहीं पता तो प्लीज एक काम करना, अनअकैडमी पे क्लासेस होंगी आज शाम को 7 बजे, प्लीज उसको अटेंड कर लेना। यू विल एग्जैक्टली गेट टू नो व्हाट दे आर आस्किंग, राइट? कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ डिमांड, डिराइव्ड डिमांड क्या होता है, जॉइंट डिमांड क्या होता है, कॉम्पोजिट डिमांड क्या होता है, एंड वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमांड्स क्या होता है। नेक्स्ट इज which kind of economics explains the phenomena of cause and effect relationship? बहुत सिंपल क्वेश्चन, हम पढ़ चुके हैं ये। इट इज ऑफ कोर्स पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आपको एक्सप्लेन करता है द डिफरेंस बिटवीन द लिंक बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, राइट? आई एम रियली सॉरी। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट। बिजनेस इकोनॉमिक्स कौन सा सब्जेक्ट है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक ऐसा टूल है जो स्टडी करता है इकोनॉमिक्स फॉर डिसीजन मेकिंग, राइट? सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, पढ़िए फटाफट। द डिमांड कर्व हैज नेगेटिव स्लोप शोइंग इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन between price and quantity demanded. This applies also to given goods. बहुत सिंपल क्वेश्चन है। Of course A is right, R is false. बहुत सिंपल है। लॉ ऑफ डिमांड कभी भी पढ़ा होगा तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीज बाय 20% एंड डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी इज इंक्रीज बाय 40%, देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वुड बी। मतलब अगर प्राइस 20% से डिक्रीज करते हो और कॉस्ट 40% से डिमांड 40% से इंक्रीज हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑफ कोर्स इट इज हाईली इलास्टिक डिमांड। वेरी सिंपल। इलास्टिसिटी पढ़ी होगी तो इजीली समझ में आ जाएगा, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल एंड इंक्रीज इन इनकम लीड्स टू डिक्रीज इन डिमांड ऑफ, वेरी सिंपल, इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स के लिए डिमांड क्या हो जाती है? कम, क्योंकि अभी आपका बजट क्या हो गया है? ज़्यादा, और आप क्या कर सकते हो? ज़्यादा प्रोडक्ट्स परचेज कर सकते हो और अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स परचेज कर सकते हो। तो ऑफकोर्स आप शिफ्ट करोगे फ्रॉम
inferior quality goods to superior quality goods, right? Next question. Demand for a commodity refers to quantity of a commodity demanded at a certain price during any particular period of time. Contraction of demand is the result of increase in price of goods concerned, right? तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर फर्स्ट वाला स्टेटमेंट ऑफ कोर्स करेक्ट है, क्योंकि क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा हो जाती है एज सून एज यू reduce the price, right? So demand for the commodity refers to quantity of the commodity demanded at a certain price during a particular time, right? तो ये डिमांड को एक्सप्लेन करता है. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड इज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स कंसर्न. यस, बहुत सिंपल तरीके से पूछा है कि एग्जैक्टली बहुत सिंपल तरीके से बताया, तो एग्जैक्टली बोथ आर करेक्ट, 1 and 2 बोथ आर करेक्ट. नेक्स्ट, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन यूनिटी. मतलब अगर यूनिटी से ज़्यादा है, यूनिटी का मतलब ये क्या है, नॉर्मल जैसे अपना यूनिटरी इलास्टिक डिमांड होता है ना, जितना आप चेंज करते हो प्राइस में उतना ही डिमांड में चेंज होता है. अगर वैसा हो रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं? बहुत सिंपल है, ग्रेटर देन. सो डिमांड्स प्राइस चेंज इन डिमांड इज मोर देन, sorry, percentage change in demand is more than percentage change in price. B is the correct answer. The next is the commodity is used for multiple purpose. अगर एक commodity को हम multipurpose use के लिए करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? ये पूछा है. बहुत सिंपल, of course it is composite demand, right? अगर मल्टीपर्पज यूज के लिए हो रहा है. The next is king demand curve. बहुत सिंपल क्वेश्चन, सोचिए समझिए आंसर कीजिए. Okay, the correct answer is of course king demand curve is related to oligopoly. Okay, the next question, normally demand curve slopes. Demand curve normally कैसे slope करता है ये पूछा है. Very simple question again, downward slope करता है. Next, what do you mean by supply of goods? इनमें से आपको ये देखना है कि supply of goods को क्या कहते हैं. Of course जो सबसे ज़्यादा characteristics अटैच कर रहा है उसे हम सप्लाई ऑफ गुड्स कहते हैं. ऑप्शन नंबर डी सही आएगा. जैसे डिमांड के लिए हमारे पास 5 चीज़ें होनी ज़रूरी है, वैसे ही सप्लाई के लिए, आई एम रियली सॉरी यहाँ पर ट्रेन जाती है, सो वैसे ही सप्लाई के लिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें होनी ज़रूरी है. ओके, द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. जीएनपी का पूछा है कि जीएनपी क्या है. Now next question, sorry, इसका आंसर बहुत इजी है, डी. द टोटल वर्थ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जनरेटेड इन अ कंट्री एंड नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. द मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस्ड बाय ऑल सोसाइटी. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है. ओके, स्कैरसिटी हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन फील करती है, हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन को दिक्कत होती है. क्यों? रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं होते, राइट? इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटलिज्म का मतलब क्या होता है ये पूछा है. बहुत सिंपल क्वेश्चन है अगेन. व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटलिज्म? कैपिटलिज्म का मतलब ये होता है private ownership of everything, right? So private ownership of capital goods is the correct answer. Next question, the law of demand means. law of demand का मतलब क्या है? If the price rises, the quantity of the demand falls, right? Then that is the correct answer. The next one is the example of agriculture price support program. ये आपको आना चाहिए, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है? नाउ इसे प्राइस फ्लोर कहते हैं, याद रखना. कभी कभार बाई चांस एग्जाम में आ जाए तो आपको पता होना चाहिए किसे क्या कहते हैं, राइट? द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ क्वांटिटी डिमांडेड इज कंप्लीटली अनरिस्पॉन्सिव टू द चेंज इन डिमांड. अगर क्वांटिटी जो आप डिमांड कर रहे हो वो टोटली अनरिस्पॉन्सिव है, मतलब कुछ चेंज ही नहीं हो रही है, तो आपको क्या उसे हम क्या कहेंगे? बहुत सिंपल है, परफेक्टली इनइलास्टिक. परफेक्टली इनइलास्टिक. यहाँ पर आंसर ए इनइलास्टिक गलत दे रखा है, आपको इसमें परफेक्टली इनइलास्टिक करना है. प्लीज नोट कर लीजिएगा, द करेक्ट आंसर शुड बी परफेक्टली इनइलास्टिक. ओके, दिस इज द रॉन्ग आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जनरल द फ्लैटर डिमांड कर्व. अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं,
आप डायग्राम बना के देख सकते हैं। अगर फ्लैटर डिमांड कर्व है इसका मतलब क्या होगा, ये हाईली इलास्टिक है, राइट। सो प्राइस इलास्टिसिटी, यूनिट प्राइस इलास्टिसिटी, इनमें से एलिमिनेशन मेथड से अगर आप निकालोगे तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा वो क्या पूछ रहा है। द करेक्ट आंसर इज प्राइस इलास्टिसिटी, राइट। कि इलास्टिसिटी तो है, अच्छी खासी है। द नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग। इसको शांति से सोचिए और फिर आंसर कीजिए। ओके, ओलिगोपोली इज रिलेटेड टू प्राइस रिजिडिटी, ये हमें पता है, राइट। परफेक्ट कंपटीशन इज प्राइस टेकर, राइट। ओलिगोपोली इज प्राइस रिजिडिटी, ओके। एंड मोनोपोली इज हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट, ओके। एंड परफेक्ट कंपटीशन, सॉरी, मोनोपोलिस्टिक इज होमोजीनियस प्रोडक्ट प्राइस मेकर, राइट। तो इसके हिसाब से ए का आ जाएगा 3, बी का आ जाएगा सेकेंड, ए का 3 में ऑप्शन एक ही है, हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट, ओके। आई एम वेरी श्योर अबाउट द फोर्थ वन। आई थिंक ए शुड बी द आंसर, ए का सेकेंड, राइट। तो आई थिंक ए शुड बी द आंसर, क्योंकि जिस मेथड से हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं इसे, ए शुड बी द करेक्ट आंसर। ये क्यों, देखो, डी का फोर्थ पक्का है, ओलिगोपोली इज प्राइस रिजिडिटी, ये पक्का है। अगर मैं इसके हिसाब से भी करूं तो ओलिगोपोली शुड बी डी, सी शुड बी 1, परफेक्ट कॉम्पिटिशन 1, वेरी गुड। बी का थर्ड, बी का मुझे थर्ड लेना है, हेट्रोजीनियस, यस। मोनोपोली का होमोजीनियस प्रोडक्ट प्राइस मेकर, ओके। तो उसमें कंफ्यूज हो गई थी मैं, बट यस, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट विच स्टडीज, क्या स्टडी करता है बिजनेस इकोनॉमिक्स? आई गेस ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, बहुत सिंपल है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस इन डिफरेंट मार्केट्स। अगर डिफरेंट मार्केट्स में मैं अलग अलग प्राइसेस चार्ज कर रही हूँ तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर मैं प्राइस डिस्क्रिमिनेट कर रही हूँ, ये हमने पढ़ा था स्पेशल क्लासेस में। प्लीज स्पेशल क्लासेस देख लेना, आपको पता चलेगा कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ये आपको पता करना है। Now, the correct answer is of course option number D, फाउंडर ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स अल्फ्रेड मार्शल नहीं थे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसका आंसर बता दिया, क्वेश्चन नंबर सेकंड था ये क्वेश्चन, राइट। एंड उसमें एग्जैक्टली उनके ऑथर का नाम बताया गया था। अगर आपने वो ध्यान दिया हो तो आपका ये आंसर सही चला जाता। नेक्स्ट, हु इज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट? बहुत सिंपल, अगर आपको थोड़ा भी आइडिया है तो, राइट। द करेक्ट आंसर इज ऑफकोर्स इट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट। जब कहीं से आपको लोन नहीं मिलता तो आप आरबीआई से लोन ले सकते हैं या आरबीआई से पैसे मांग सकते हैं, मदद मांग सकते हैं। नेक्स्ट, हु डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज अ साइंस which studies human behavior as relationship between ends and means which have alternative uses? So किसने डिफाइन किया ये पता करना है, बहुत सिंपल है, एल रॉबिन्स, राइट। दिस इज द करेक्ट आंसर। आई हैव क्रॉस चेक किया है मैंने इसको, एल रॉबिन्स एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ आइसो प्रोडक्ट कर्व या आइसोक्लेंट कर्व? इनमें से किसका कौन वो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, राइट। ये पूछा गया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऑफ कोर्स इंटरसेक्ट ईच अदर, दो चीजों को वो इंटरसेक्ट नहीं करता, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब दो कर्व्स इंटरसेक्ट नहीं होते। ओके, दिस इज एन अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। इनमें से कौन सी चीज अजम्पशन है लॉ ऑफ डिमांड का? बहुत सिंपल है, ऑप्शन नंबर डी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर शुड नॉट चेंज। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो इकोनॉमिक्स किसके साथ डील करता है, ये क्वेश्चन है।
ऑफ कोर्स करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। सारी चीज़ों के बारे में माइक्रो इकोनॉमिक्स डिस्कस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम इकोनॉमिक्स रिफर्स टू आइसो प्रोडक्ट कर्व एज, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, production indifference curve, right? Next question, if quantity demanded is completely unresponsive, ये वापस repeat हुआ है, inelastic, right? Perfectly inelastic. Next question, which of the following is microeconomics concerned with? None of the above, क्योंकि सारा मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। साइज ऑफ नेशनल आउटपुट, साइज ऑफ इनकम, साइज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जर्नल प्राइस लेवल, दिस इज ऑल मैक्रो इकोनॉमिक पोर्शंस। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ भी नहीं आएगा। व्हाट इज द शेप ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का शेप पूछा है, बहुत सिंपल है, स्लोपिंग डाउनवर्ड्स टू द राइट। आई थिंक सी आना चाहिए। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कुछ इस तरह बनता है बेसिकली। ये अगर आपका डायग्राम है तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कुछ इस तरह बनता है। सो इट शुड बी स्लोपिंग डाउनवर्ड्स टू द राइट। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट गोज लाइक दिस। आई थिंक सी शुड बी द आंसर। I think C should be the answer. Okay. Next question. Price of a product falls by 10% and the demand rise by 3%. Right? तो प्लीज याद रखना प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या था. राइट? सो डीपी से याद रखना चेंज इन डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस. तो चेंज इन डिमांड कितना बोल रहा है? 30 ड्यू टू चेंज इन प्राइस माइनस 10 इट इज इक्वल्स टू 3. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3. द नेक्स्ट इज एन इंक्रीज इन सप्लाई फॉर कमोडिटीज कॉज्ड बाय. अगर आप किसी प्रोडक्ट का सप्लाई इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है, तो उसका रीजन क्या है ये पूछ रहा है. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. ऑफ कोर्स ऑल ऑफ द अबव. सारी चीज़ों की वजह से आप क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हो. राइट? सो दैट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, so I think we have solved only 40 questions in that particular you can say class, right? So don't worry, ये क्वेश्चन हमने कर लिए. अगर स्टिल आपको कोई भी और क्वेश्चन हो, कोई भी और डाउट हो तो बता दीजिएगा. और इस हफ्ते जितनी भी क्लासेस थी या जितने भी एग्ज़ाम्स हमने लिए थे, कंडक्ट करवाए थे, वो पूरे सॉल्यूशंस अपडेट कर चुकी हूँ मैं, तो उसकी दिक्कत नहीं आएगी आपको. प्लीज़ देख लीजिएगा. एंड ऑफ कोर्स आज शाम को 7 बजे अनअकैडमी पे, सॉरी आज शाम को 9 बजे अनअकैडमी पे क्लास है रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स. राइट? तो वो आप ज़रूर अटेंड कीजिएगा सो दैट यू कैन गेट द एग्जैक्ट आइडिया कि क्या क्या हो रहा है और आप बेटर तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओ या क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ. राइट? सो ये क्लासेस का टाइमिंग होता है सुबह 7 बजे, शाम के 7 बजे और रात के 9 बजे. मेक श्योर यू ज्वाइन एंड इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स प्लीज डू लेट मी नो. आई वुड लव टू हेल्प यू गाइज. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टडी हार्ड. बाय बाय.